जो लोग अ, मोहम्मदवादी परंपरा में जन्म तो लिए थे, लेकिन अब उसमें से बाहर आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे और वो किन-किन समस्याओं से जूझते हैं, वो क्या अपेक्षा रखते हैं समाज से, सरकार से, हमसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो समाज को क्या योगदान दे सकते हैं, उस पे भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो ये है कि जब हम किसी को भी मुल्हिद, एक्स मुस्लिम, मुर्तद ये नाम देने लगते हैं, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि किसे हम इस श्रेणी में रख सकते हैं और किसे नहीं रख सकते। उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमने बीते 70-75 वर्षों में ये देखा कि बहुत सारे लोग नाम रखते हैं मोहम्मदवादी, क्लेम करते हैं अपने आप को, अलग अलग तरह के लेबल लगाते हैं कि वो एथीस्ट हैं, कि वो सेक्युलर हैं, कि वो प्रोग्रेसिव हैं। उनका एग्जाम्पल जावेद अख्तर जैसे लोग हैं जो सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ पलट जाते हैं, जिन्हें आप वो थाली का बैंगन कह सकते हैं। तो अगर उस तरह के लोगों को हम इस डेफिनेशन में डाल लेंगे, तो जो पर्पस है, जो हमारा उद्देश्य है, वो फुलफिल नहीं होगा, बल्कि इन लोगों ने समाज को इतना ज़्यादा विखंडित किया है और उन्होंने इस पर्पस को डिफीट किया है। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति जुड़ने वाले हैं। वैसे चैनल पर हमसे पहले जुड़ चुके हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं पहले। कोहराम जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते जी। और सचवाला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। सबको मेरी शुभकामनाएं। जी। शुरू जब हम करेंगे इसे, शुरू करने के लिए सबसे पहली जो मैं अभी परिचय में भी बात कर रहा था कि जब हम एक्स मुस्लिम या मुल्हिद की बात करते हैं या मुर्तद की बात करते हैं, तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये जो स्टेप लिया, उन्होंने ये जो कदम लिया, तो उन्हें बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी, बहुत साहस जुटा के ये काम करना पड़ा। और ऐसा मान के चलेंगे कि उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, जिस तरह का जावेद अख्तर जैसे लोगों का रहा है, या इरफान हबीब जैसे लोग हैं जो कहते अपने आप को कम्युनिस्ट हैं कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन काम वो मोहम्मदवाद का या जिहाद का करते हैं। उन्हें एक तरह से इंटेलेक्चुअल न केवल कवर देते हैं, बल्कि इंटेलेक्चुअल फायर पावर भी देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही उठती है कि हम किन लोगों को इस डेफिनेशन में रख सकते हैं, कि किन्हें हम एक्स मुस्लिम मान सकते हैं और उनपे ये सोच सकते हैं कि ये जो हमारा देश आज जिन मुसीबतों को झेल रहा है, उनको और बढ़ाने की बजाय उनका समाधान निकालने में सहायक होंगे। तो मैं क्योंकि इसे होस्ट करने वाला हूं, तो मैं अपना प्रिविलेज लेते हुए यहाँ पर अपनी ओर से एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसे आप उसमें कुछ कम करना है या बढ़ाना है वो आप कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 3 मुख्य स्तंभ होंगे इसके। पहला ये कि हर वो व्यक्ति जो इस बात को रिजेक्ट करता है कि मोहम्मद नाम का जो व्यक्ति था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, या जिसे रसूल कहा जाता है, कि वो एक आदर्श व्यक्ति था, उसे माना, उसका अनुसरण करना चाहिए, और जो उसके नक्शे कदमों पर चलेगा वो एक समाज के लिए अच्छा बेहतरीन व्यक्ति होगा। जो इस चीज़ को सिरे से खारिज करते हैं, ये एक कंडीशन बनती है। क्योंकि हम जब मोहम्मदवाद की बात करते हैं, तो वो मोहम्मदवाद है ही इसलिए कि वो जो व्यक्ति था जो अरेबिया में आज से लगभग 1400 साल पहले रहा और जिसने इस कल्ट को शुरू किया, तो उसे आइडियल मानना, उसे उसका अनुसरण करना, उसे किसी भी सकारात्मक उससे देखना, ये इसको खारिज करना, ये पहली कंडीशन बनती है। दूसरा है कि जो वो किताब है जिसे कुरान कहा जाता है, कुरान मजीद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि कुरान सबके लिए है, मानी जानी चाहिए, वो होली बुक है, तो इसका अर्थ है कि वो अभी मोहम्मदवाद में है। जो इस क्लेम को रिजेक्ट करता है कि हम कुरान को
कोई गॉड की कमांड नहीं मानते कि कोई सातवें आसमान पे बैठा है और उसने इन्हें डिक्टेट किया। वो किताब अनुकरणीय है, उसे फॉलो किया जा सकता है, उसके जो एक-एक वर्ड है वो सच है, सदा के लिए है। तो जो ऐसा बोलेगा वो भी बाहर है, तो उसे कुरान को रिप्यूडिएट करना पड़ेगा, उसे इसे रिजेक्ट करना होगा। और तीसरा कि इस कुरान के अंदर जिस गॉड की बात की है, अल्लाह नाम का, कि वो गॉड है, वो इबादत के योग्य है, और इसी के साथ कॉरोलरी में आ जाता है कि बाकियों की रिजेक्शन की जाएगी। तो जो अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं, जो कुरान को रिजेक्ट करते हैं, और जो पैगंबर मोहम्मद को ऐसा बोलते हैं कि वो अनुकरणीय नहीं है, उसको फॉलो करना नहीं चाहिए क्योंकि उससे समाज में वैमनस्य और कई बुराइयां आ सकती हैं। इन तीन कसौटियों पर खरा जो उतरते हैं, उन्हें हम एक्स मुस्लिम या ऐसा मान सकते हैं कि वो हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन से अब मैं निवेदन करता हूं पहले सचवाला जी से कि आप इस पर अपनी राय रखें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी कि मुझे आपने ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जो है, जो कुछ नीरज जी ने कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि ये तीन बातें इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर दिल के किसी गोशे में अगर ये बात बाकी है, तो इसका मतलब वो एक्स मुस्लिम नहीं कहलाता। तो एक्स मुस्लिम होने के लिए या अपने आप को ये चीज़ डिक्लेयर करने के लिए ये इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई ये कहेगा कि भी कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसको मानना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि मनवाना भी ज़रूरी है, और फिर इसमें ये जो है एक सेकुलर और एक भारत जैसे देश में इसको नाफिज होना चाहिए, इसको कायम होना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना तो लिबरल है और ना जो है एक्स मुस्लिम है। तो हम अपने आप को सबसे पहले तो इंडियन कहते हैं, उसके साथ हम अपने आप को एक्स मुस्लिम कहेंगे, इंडियन एक्स मुस्लिम। तो जिस तरह से नीरज जी ने अभी पहले कहा था कि हमारी जो समस्याएं हैं, उनमें एक समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि हमको मुंह छुपाए रखना पड़ता है, हम खुलकर सामने नहीं आ सकते। तो ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम किसी के लिए कुछ नुकसान नहीं करते, किसी को जो है कुछ गाली नहीं देते, किसी को कुछ और बुरा भला नहीं कहते, तो फिर हमें क्या जरूरत है, हमको ऐसा क्यों रहना पड़ रहा। ये बहुत बहुत जो है अहम बात है, इस पर हम सबको सोचना चाहिए। और इस बारे में जो है हमको स्टेट की भी जो है प्रोटेक्शन चाहिए। और हम स्टेट से ये नहीं चाहते कि हमारे लिए कुछ खाना पानी का, कुछ रहने सहने का बंदोबस्त करे, हम ये नहीं चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई प्रोटेक्शन हो। क्योंकि ये जो मोहम्मदवाद के लोग हैं, किसी भी वक्त किसी भी बहाने से हम पर चढ़ दौड़ेंगे, हम पर हमला कर देते हैं, हमको किसी भी जो है बहाने से हमारे साथ कुछ ना कुछ मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। हम कहीं खुलकर जो है जाकर अपनी बात नहीं कह सकते। हम अपने ही घर में रहते हुए हमें डर कर रहना पड़ता है, छुप छुप के रहना पड़ता है। तो ये बात न सिर्फ मेरी बल्कि जितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, उन सब के साथ ये मुश्किल है। और वो भी ये मुश्किल कहाँ हो रही है हमको, भारत जैसे देश में। ये बहुत अफसोस की बात है, भारत जैसे देश में, जो कि जो है यानी ये देश वो देश है दुनिया भर में जो गैरों को भी अपने दिल में जगह देता है। जबकि हम इसी मिट्टी में से जन्म लिए, इसी मिट्टी में रह रहे हैं, इसी मिट्टी में हमको जाना है। इस मिट्टी से हमको सब कुछ जो है हमारे लिए सबसे अहम जो है ये मिट्टी है। उसके बावजूद जो है हमको इतना छुप के, इतना डर के रहना पड़ रहा है। तो ये बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं चाहता था कि सबके सामने ये बात आए और सब लोग गौर करें। और इसके बाद और हमारे कोहराम जी भी और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी कोहराम जी।
जी, जी फरहान। सचवाला जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और बड़ी क्लैरिटी से आपने एक चीज़ बताया है, क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा एक एजेंडा है। तो मैं ये बता दूं कि अगर हम 2 महीने कमाए नहीं तो हमारा घर के चूल्हे भी नहीं जलते। एजेंडा हमारा नहीं है भाई, ये समझ जाइए आप। ये जो इरफान हबीब है, जावेद अख्तर है, इनके ज़रूर एजेंडा हो सकते हैं, जो एक लाइन लिखने के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं। इतने मेहरबान नहीं है हमारी तरफ, ना हिंदुस्तान की सरकार इतनी मेहरबान है हमारी तरफ, ना हम भी इतने तुर्रम खां हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी इतने पैसे मिल जाएं। हमको काम करना पड़ता है भाई, हमको समाज में रहना पड़ता है, और हम भी इस समाज का हिस्सा है, तभी हमारे भी घर के चूल्हे जलते हैं। हमने कोई एजेंडा के खातिर नहीं किया ये काम। अगर एजेंडा के खातिर करते हैं तो आज हम भी 2-4 करोड़ के, क्या 100 करोड़ के हम भी आज मालिक होते। एजेंडा करने वाले कुछ और लोग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस हिंदुस्तान में जो एजेंडा जिनका है वो लिबरल लेफ्ट वालों का है, जो आधे मौलाना बन चुके हैं। तो अगर आप एजेंडा की बात कर भी रहे हैं तो आप जाके उन लिबरल लेफ्ट वालों को पूछिए, उनका ज़रूर एजेंडा हो सकता है इस मामले में। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अब बात रह गई कि इसको डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आजकल ये ज़माना ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म का ज़माना है, रिलेटिविज्म का ज़माना है, नए नए थियरीज आते हैं, टॉक्सिक फेमिनिज्म आ चुका है, मोहम्मद साहब भी फेमिनिस्ट बन चुके हैं। और खतीजा का तो एग्जाम्पल लेके तो उनको तो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट बना देते हैं। इस्लाम इतना प्रोग्रेसिव मज़हब है, तो इसलिए हमको डिफाइन करना ज़रूरी है कि एक एक्स मुस्लिम कौन है। क्योंकि अक्सर मुझे ऐसे बातें सुनने को मिलते हैं कि इस्लाम इज़ वेरी प्रोग्रेसिव बिकॉज ऑफ बुरखा। बुरखा को भी कई बार प्रोग्रेसिव बताया गया। एक कंप्लीट हुँ, एक थियरी है फ्रांस फानोन को कभी पढ़िए। उसने तो क्लियरली बताया, वो एक वेस्ट इंडीज का था, कैरेबियन आइलैंड का एक फ्रेंच साइको एनालिस्ट था, जिसने अपनी किताब में क्लियरली, हालांकि रेसिज्म के बारे में काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग थियरीज भी है इसके ऊपर, जहाँ से इस्लाम की बात आती है, क्योंकि लेटर ऑन बिफोर ही डाइड ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। उसने तो बुरखे को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बताया अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो इसकी ब्रांडिंग बड़ी अच्छी तरीके से किया गया। और कई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि इस्लाम में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी प्रोग्रेसिव है हिस्टोरिकली, और करंट सिचुएशन में उसको कभी कभी इगैलिटेरियन भी बता जाता है। तो जब इतने सब चीज़ें हैं, इतने सब खूबियां हैं, तो इतनी खूबियों के बावजूद हम क्या डिफाइन नहीं किए क्या इस्लाम को? ज़रूरी रहता है कि हम एक्स मुस्लिम्स को भी डिफाइन करें और इस्लाम को भी बराबर डिफाइन करें। प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम इज़ नॉट लाइक एनी अदर रिलीजन। इस्लाम इज़ अ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी, जिसका पूरा मकसद है दुनिया पर हुकूमत करना, जिसमें पूरे तरीके से खिलाफत को नाफिज करना है। और नाफिज करने के लिए वो वायलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो अब कोई इंसान अगर समझिए, वही कि मैग्नीट्यूड भी देख लीजिए आप। यहाँ पे राइट विंग हिंदू, अगर आप बोल रहे हैं कि हिंदू भक्त है या हिंदू खराब है, या बोल रहे हैं कि जैन अगर एक्सट्रीमिस्ट है या बौद्ध भी एक्सट्रीमिस्ट है, हो सकता है कि है बौद्ध भी एक्सट्रीमिस्ट हो गए, हो सकता है जैन भी एक्सट्रीमिस्ट होंगे, हो सकता है क्रिश्चियंस भी आजकल एक्सट्रीमिस्ट है, जूइश लोग भी एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। पर उनकी एक सीमा है, वो उस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। उनका एक मैग्नीट्यूड बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू इस्लाम। इस्लाम का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा है, वो वर्ल्ड डोमिनेंस है। हालांकि दूसरे मजहबों का जो है वो वर्ल्ड डोमिनेंस नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। बहुत आरएसएस बोलेगा या हिंदू महासभा सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोलते हैं, अखंड भारत की बात करेगा। अखंड भारत से बढ़ के उसको कोई मंगोलिया में इंटरेस्ट नहीं है क्या चल रहा है, उसको जापान में इंटरेस्ट नहीं है क्या चल रहा है। अगर वो जापानी सभ्यता है तो हमारे लोग तो उसको भी रेस्पेक्ट करते हैं। ईरान में क्या चल रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ये सारी दुनिया को ऊपर हुकूमत करना चाहता है, ये सारी कल्चर को ख़त्म करना चाहता है, सिविलाइजेशन को ख़त्म करना चाहता है, ताकि दे कैन गेट अ डायरेक्ट टिकट टू हेवन। ये एक बड़ी सेंट्रल पार्ट है, एक न्यूक्लियस है इनके डॉक्ट्राइन का। इसलिए ज़रूरी होता है कि इस चीज़ को डिफाइन करना कि एक्स मुस्लिम कौन है। क्योंकि अगर आप 1% भी आपके दिमाग में ये शक है कि भाई ये बड़ा ही प्रोग्रेसिव है, अगर 1% में आपके दिमाग में डाउट है कि अल्लाह बहुत रहीम है और कम करीम है, अगर आपके दिमाग में 1% भी ये है,
तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको एक्स मुस्लिम तो कंसिडर नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम आपको बिल्कुल भी एक्स मुस्लिम कंसिडर नहीं कर सकते। तभी तो जावेद अख्तर को शक की नज़र से देखा जा रहा है, तभी तो इरफान हबीब साहब जैसे लोगों को शक की नज़र से देखा जा रहा है। उनकी ये पूरी तरीके से अभी नहीं निकले हैं इस आइडियोलॉजी के, ये अभी भी उसी आइडियोलॉजी में फंसे हुए हैं। जी जी, ना यही सिर्फ बात है कि हाँ, ये इसीलिए तो खुद कुरान भी कहता है ना, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, यानी वो सिर्फ, यानी ऐसा नहीं कि जो है दूसरे जितने भी रिलीजियंस हैं वो रहने दो, नहीं है, वो सारे रिलीजियंस को मिटाकर खुद जो है छा जाना चाहता है। यानी ये कुरान की भी, कुरान बार बार कह रहा है कि जो है जब तक ये पूरी दुनिया पर न छा जाए, हर जगह ये न छा जाए, जब तक इसको चैन मिलने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत ही घिनौना जो है ये आइडियोलॉजी है, एक तरह का माफिया है। तो इस बात को हमने बहुत गौर किया, बहुत समझने के बाद ही हम इससे बाहर निकले हैं, और इससे बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए तो जान जोखिम में लगाना पड़ता है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, और हमने इस तरह की कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियां दी, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहन की, अपने वालिदैन की, अपने बाल बच्चों की, बीवी बच्चों की, सबकी कुर्बानियां दी। ये कोई छोटा काम नहीं है। यानी ये कोई हमारा फैशन नहीं है, ये हमने जो है आज सोचा और कल हमने जो है अपने आप को एक्स मुस्लिम कह दिया, नहीं। ये यूं समझिए कि खून का दरिया जो है हमने पार कर लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, खून के आंसू रोना पड़ा है हमको, कितनी मुश्किल उठाकर हमने ये कदम उठाया है, ये फैसला किया है। ये तो वही जानता है जो इस रास्ते से गुजरा हो। ये बात मैं जो है ऐड करना चाह रहा था कोहराम जी की जो है बात के साथ। जी नीरज जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी 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 कोहराम जी कुछ कहने लगे थे। जी हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए। हाँ जी, ये जी सचवाला जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि देखिए आप एक्स मुस्लिम स्पार्टकस का देखिए, 5 लोग उसको अगवा करते हैं और उसकी हाल मैं रिपीट भी करना नहीं चाहूंगा, पर सिगरेट बट से उससे जलाते हैं, उसके हाथ पर तौबा लिखा जाता है। क्या गुनाह है उसका कि वो सिर्फ और सिर्फ दीन को मानना नहीं चाहता। आप लोग आज जो भी दर्शक है, जो भी ये शो देख रहे हैं, दिल से बोलिए कि अगर आप कल को अपने माँ बाप को जाकर बोलते हैं कि भाई मैं फलां भगवान को नहीं मानता, मैं कल से मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं जो भी नवरात्रि के रिचुअल्स नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, क्या आपके साथ ये होगा? कभी नहीं होगा। आज जो हमारे साथ बैठे हैं सचवाला जी, इनके बीवी इनको छोड़ चुके हैं सिर्फ इस बात पे, और इनकी बेटी इनसे पर्दा करती है। इनका बेटा इनसे बात करने को तैयार नहीं है, जिसके को इन्होंने इंजीनियर बनाया, और इंजीनियर बनाना आसान नहीं, जिसको इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर बनाया वो शादी में इनका नाम हटा देता है। और हमारे कुछ एक मित्र है हमारे बीच में जिनको महल्ले में रहने नहीं दिया जाता है, सिर्फ इस बेसिस पे रहने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते। उनके ऊपर टॉर्चर होता है, उनके बच्चे के ऊपर टॉर्चर होता है। वो बच्चा अभी पागल हो चुका है, वो पागल हो गया सोए बच्चा, उसका अभी मेंटल इलाज, उसका अभी इलाज चल रहा है कहीं। उस बच्चे के ऊपर इतना बुली किया जाता है सिर्फ इस बात पे कि उसका बाप जो है इस्लाम को नहीं मानता, वो फैमिली इस्लाम छोड़ चुकी है, तो इस कदर टॉर्चर हुआ जाता है। ये कभी कभी हमको तो शक होता है कि भाई हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में हैं। चलो समझ सकते हैं कि कोई मुस्लिम कंट्री में हम रह रहे हैं तो इस किस्म की हमारे साथ यातनाएं हो रही है, तो हम समझ सकते हैं बात। ये दिस इज सपोजिटली अ मेजॉरिटी हिंदू कंट्री, और इस मेजॉरिटी हिंदू कंट्री में अगर आप लोग इसका मॉरल स्टांस नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। और बड़ी अच्छी बात सचवाला जी ने बताया कि हम इंडियन एक्स मुस्लिम है। इंडियन एक्स मुस्लिम का मतलब समझते हैं, दिस इज नॉट जस्ट अ स्मॉल टर्म दैट ही इज टेलिंग यू। इंडियन एक्स मुस्लिम का मतलब है कि हम इस मट्टी से जुड़े हैं भाई, हम यहाँ की कहानी जानते हैं, हम यहाँ की कहानियां जानते हैं, यहाँ के किस्से जानते हैं, हम महाभारत को भी जानते हैं, हम रामायण को भी जानते हैं, हम इन सब चीज़ों से हम वाकिफ हैं। आप सोचिए 1988 में जब ये शाहबानू का इंसिडेंट हुआ, तो ज़रा थोड़ी देर के लिए ज़रा महाभारत को ज़रा समझ जाइए कि क्या हुआ था कौरवों की सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे।
अगर आप शाहबानू में द्रौपदी नहीं देख सकते तो लानत है आपके ऊपर, फिर यू आर नॉट सपोज टू बी, आई मीन क्या क्या आप करेंगे फिर हमारे लिए। वो शाहबानू द्रौपदी थी भाई, और वो कौरवों की सभा थी। यहाँ पे धर्म जो है नंगा हो रहा था उस वक्त। बड़े बड़े तुरुम खां थे उस वक्त वो महफिल में, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे वहां पे प्रजा में, और बड़े बड़े धार्मिक लोग थे, कोई कुछ नहीं किया। शाहबानू भी आपकी द्रौपदी थी भाई। अगर आप उसमें वो नहीं देख सकते तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। यू नोबडी कैन सेव यू भाई, कोई आपको बचा नहीं सकता। जी। क्योंकि यहाँ ये कहना था कोहराम जी कि जब कभी एक्स मुस्लिम की बात होती है भारत जैसे देश में, अब आप देखिए कि जो है हर वो आदमी जो अपने आप को छुप छुप कर एक्स मुस्लिम कहता है, तो इस पर कोई भी मुसलमान किसी भी समय किसी भी बहाने से उस पर हमला कर सकता है, किसी भी बहाने से। यानी ये मस्जिद नहीं आता है, ये नमाज नहीं पढ़ता है, ये रोजा नहीं रखता, ये जो है और वो दीनी शायर कहते हैं, ये इसका जो है एहतराम नहीं करता, कुछ भी कहकर जो है उस पर वो हमला कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट हमारे लिए कोई प्रोटेक्ट नहीं करती। ये बड़े जो है बड़े दुख की बात है, ये बात हमको बड़े दुख से कहना पड़ता है। जी 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 नीरज जी। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि हम कहते ये हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारा एक संविधान है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा साहस किया, इतनी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें, और फिर उनको एनोनिमस रहना पड़ता है, अपना चेहरा छिपाना पड़ता है ताकि उनके जो अभी परिवार में जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं वो बचे रह सकें या उन पर स्वयं पर हमला ना हो, तो दिखाता है कि हमारे दावे, हमारे स्लोगन, हमारे नेता कितने खोखले हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास एक डेमोक्रेसी और एक संविधान है जिसके अनुसार हम चलते हैं। जी। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया, कोई कनाडा में चला गया, कोई अमेरिका में चला गया, तो वो यूट्यूब चैनल चलाता है तो धड़ल्ले से अपना चेहरा दिखा सकता है, क्योंकि वहां पर एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर चलता है, वहां पर जो वो कहते हैं अपनी किताब में काफी हद तक उसको पूरा करके दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमने 70-75 साल में बिल्कुल उल्टा काम किया। यहाँ पर हमें लॉलीपॉप तो ये दिया गया कि हम कानून के अनुसार चलते हैं, हमारे यहाँ संविधान है जिसका सम्मान किया जाता है। लेकिन आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, सिस्टेमिक फेलियर है, और सोसाइटी के लेवल पे कितना बड़ा फेलियर है कि आपको इस तरह से सामने आना पड़ता है। और जी। इसका कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि 70 साल में जो इन्होंने सिस्टम बनाया एक, वो ये था कि इस तरह के गुंडे बदमाशों को इन्होंने इंसेंटिवाइज किया। जो सड़क पे गुंडागर्दी करते थे उसे इंसेंटिवाइज किया, उसके सामने झुके, उनके सामने घुटने टेके, उनके सामने जाकर इफ्तार पार्टियां की, जिसका परिणाम ये है कि आज वो गुंडे सड़क पे आकर हमारे देश को डिक्टेट करते हैं। इसलिए आप जैसे लोगों को छिपना पड़ता है। जी। अब ये बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत शर्मनाक स्थिति है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 लेवल पे काम होता है। एक स्टेट लेवल पे जो हम बोल रहे हैं कि फेलियर है, मशीनरी का फेलियर है ये, कि इस तरह से आपको छिपना पड़ता है। और दूसरा जो लेवल है हमारे समाज का आ जाता है कि क्या हम समाज के रूप में आप जैसे लोगों को वो स्थान दे रहे हैं जो आपको देना चाहिए। ये मेरा आज दर्शकों से भी प्रश्न रहेगा, और ये हमें सोचना है एज सोसाइटी कि हमने पहली चीज तो इस तरह के नीच नेताओं को बागडोर संभाल के रखी जिन्होंने देश की हालत की। हम ये मान लेते हैं कि पहले हमारे पास इस तरह के आउटलेट्स नहीं थे जहां हम ये बात कर सकते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया ने एक कम से कम ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिसमें हम सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं, और ये हमें बनाना पड़ेगा कि अगर आप फंडामेंटल राइट बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो जो इस्लाम से बाहर आ रहा है, ये कोई शरिया कंप्लायंट स्टेट नहीं है जैसा कुरान जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में है। वहां पर एक आदमी, वो जो गवर्नर था सलमान तासीर, उसे गोली मार देता है और उसे हीरो बना दिया जाता है।
यहाँ उतनी बड़ी स्थिति तो नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिन्होंने कमलेश तिवारी को मारा था, उनकी सपोर्ट में कई मुस्लिम संस्थाएँ आई कि हम इनके लिए लड़ेंगे क्योंकि ये हमारे हीरो हैं। तो अनऑफिशियली वही शरिया कंप्लायंस यहाँ पर भी की जा रही थी, की जा रही है, और इससे लड़ने की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। और ये बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है और इस पूरे हफ्ते हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। जी, सचवाला जी, आप कुछ कहने लगे थे जब मैंने बीच में रोका। नहीं, यही बात है कि देखें कि कोई कोई बंदा, कोई शख्स जो है इस तरह की बात अगर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी आदमी, रास्ता चलने वाला, उसके खिलाफ सुपारी जो है दे देता है 10-11 लाख की। अब आप देखें, और उसके वो देने के बावजूद भी आज वो हर जगह जो है सीना ठोक कर घूम फिर रहा है। उसको जो है ना तो कोई पुलिस पकड़ती है और ना जो है यहाँ का कानून जो है उसको, क्योंकि ये कानून हाथ में लेकर जो है इस तरह की हरकत करने वाले कोई भी सामने आ जाते हैं। ये कैसी गंभीर स्थिति है, और इस पर जो है हमारी हमारी जो है जनता को भी सोचना चाहिए, और जो है स्टेट को तो कर जो है सोचना ही चाहिए। अगर वो नहीं सोचती तो कम से कम जनता तो सोचे और ये बात आगे बढ़ाए। और ये बात सोचने लायक है कि कितना गंभीर जो है मामला है, क्योंकि किसी के खिलाफ कुछ भी जो है मजहब के का नाम लेकर जो है किसी भी बहाने से कुछ भी जो है उसके खिलाफ कुछ भी काम कोई भी आदमी कर दे सकता है। तो फिर हमारा कानून क्या कहाँ गया, हमारी पुलिस कहाँ गई? ये एक सवाल है। जी नीरज जी। जी, और अभी हमने देखा ये जो स्वामी हैं, जो यति नरसिंहानंद जी, उनके उत्तर प्रदेश में सड़क पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए और वसीम रिजवी के, जिसमें उनकी गर्दन कटी हुई दिखाई गई है, जो जो बताता है कि स्थिति कितनी भयानक है। कि और अभी तो उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था है वो काफी हद तक सुदृढ़ मानी जाती है। तो आप कल्पना करके देखें कि इससे पहले के जो शासक थे, अगर उस समय में सारा कुछ हुआ होता तो क्या परिणाम हो सकते थे इनके। जी जी, कोराम जी। जी जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही एक वेरी डिप्रेसिंग स्टेट, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि ये बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट है इस वक्त हिंदुस्तान का, कि कोई भी एक मॉरल स्टांस नहीं ले सकता है। ये एक डिप्राइव्ड लोग है भाई। हिंदुस्तान में पारसी आए, यहूदी आए, अलग अलग जाति के लोग आए। यहाँ तक के जब तिब्बत से जब भाग कर आए थे, दलाई लामा वगैरह जब तिब्बत से भाग के आए थे, चाइनीज जब हुकूमत, जब चाइना सारे तिब्बत को एनेक्स कर दिया था, तो जो भाग के जो बुद्धिस्ट लोग आए, हम उनको रहने की एक जगह दे दिए भाई। वॉट एवर यू माइट फाइंड, आई मीन हो सकता है कि कई लोग नेहरू जी से एग्री नहीं करते होंगे, ना करे उनसे एग्री, डिसएग्री करे उनसे, क्रिटिसाइज भी करे उनको, पर कम से कम हमारे पास ये एक मॉरल स्टांस है कि हम उनको एक जगह देते हैं, पीसफुल लोगों को। जो भी पीसफुल लोग भाग के आए अलग अलग मुल्कों से, यहाँ तक के बहाई लोग भी जब ईरान से भाग के आए थे, तो उनका भी एक गोल्डन टेम्पल, मैं सुना कि दिल्ली में वगैरह में उनका भी एक गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल है पता नहीं, ड्रैगन टेम्पल है, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में बहाई का। तो इतने सारे लोग जो बाहर के हैं, लोटस टेम्पल है, लोटस, हाँ जी, लोटस टेम्पल है उनका। तो इतने सारे लोग, जब बाहर के लोग जब यहाँ हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं, भाई हम तो यही मिट्टी के, हमारे पूर्वज यहाँ के ही है, और हम तो वो सभ्यता, वो समाज, वो रिलीजन, वो सब कुछ हम छोड़ चुके हैं जिससे हम आए हैं। और हम यहीं रहना चाहते हैं, हमेशा यहीं मरना चाहते हैं, हम कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। हम हर चीज छोड़ चुके हैं भाई, हम हमारा सिक्योरिटी तक छोड़ चुके हैं। आज कितनी बड़ी क्या है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जिस समाज से आ रहा हूँ, वहां जाके सिर्फ मुझे लेट जाना है, वो बड़े हजरत है ना, उनके सामने सिर्फ लेट जाना है, मुझे सारा सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे क्रेडल टू ग्रेव मुझे सिक्योरिटी मिल सकती है। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, उनके मुहर्रम के मजालिस में मोदी जी भी जाते हैं। वो समाज में गुजरात वगैरह में तो मोदी जी भी जाते हैं उनके मजालिस में। इंदौर वगैरह में तो वहाँ के जब चीफ मिनिस्टर भी गए थे, और जिस दिन तो प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, अक्सर 10 मुहर्रम को जाते हैं वहाँ पर। हमारे पास इतना टैक्स भरते हैं गुजरात वगैरह में, मुझे क्या बड़ी बात है भाई, मुझे क्या पड़ी है, मैं चले जाता हूँ उनके पास, लेट जाता हूँ, बस जाके मुझे सरेंडर करना है। तो भाई हमारा कोई एजेंडा नहीं है,
तो ये समझ रहे हैं एजेंडा है हमारा, हमको कुछ मिल रहा है, कोई एडिशनल कोई हमको बोनस मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है भाई, हिंदुस्तान की सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। और जो बेचारा जो स्पार्टकस भी है, वो भी आपके रहमो करम पे जीता है, वो हैंड टू माउथ है, वो आपके रहमो, ही इज पेइंग अ हैवी प्राइस, एंड ही इज पेइंग अ हैवी प्राइस फॉर यू। और मैं ऐसे एक्स मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए इस वक्त काम करें, जिसको आप जाके उनके चैनल्स पे गाली देते हैं। मैं आज एक बात बोलता हूँ आपको, कल मैं सुन रहा था हारिस सुल्तान का एक चैनल, उस पे एक हिंदू आया था, मतलब ही वॉज एन एक्स हिंदू, अब तो वो हिंदुइज्म को भी नहीं मानता है, किसी रिलीजन को नहीं मानता है। ही स्टडीड इन मिशनरी स्कूल, वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का पढ़ा हुआ था, पर आफ्टर स्टडीइंग इन मिशनरी स्कूल वो इस्लाम की तरफ जा रहा था, ही वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इस्लाम। तो वो आके हारिस सुल्तान के चैनल पे बता रहा है कि भाई आपके वीडियोस देखने से मैं इस्लाम से हट गया, नहीं तो पता नहीं क्या पता ये जो ये हिंदू भी बेचारा मुसलमान बन गया था अब तक। तो कहीं ना कहीं भाई, इवन द मोस्ट हेटेड एक्स मुस्लिम इज डूइंग हिज जॉब, जिसको आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ दे के जा रहा है। हो सकता है कि वो मधुमक्खी की तरह होगा जो चुपता होगा आपको। जो मधुमक्खी क्या करती है, चुबाती है ना, काटती है ना, और काट के कम से कम जो है मीठा वो रस छोड़ के जाती है, शहद छोड़ के जाती है। मैं एक वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो वो भी कुछ दे के जा रहा है। आप लोग यार ऐसे कर रहे हो कि आपने इनको पता नहीं कोई एक कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी बना दिया इसको, कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी कंस्पायर कर रहे हैं हम, कि हमको कुछ फायदा हो रहा है। भाई किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जो अयान हिरसी अली है, हु इज वन ऑफ द स्टार एक्स मुस्लिम्स, उसको भी बहुत देख के रहना पड़ता है, सिक्योरिटी रखना पड़ता है। वफा सुल्तान को भी सिक्योरिटी रखना पड़ता है, इरशाद मांझी को आपकी भी देख समझ के रहना पड़ता है। आवाज थोड़ी धीमी आ रही है गुराम जी। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, अब बेहतर है। हाँ, तो जितने भी लोग, मतलब ये जो भी स्टार एक्स मुस्लिम्स है, उनको भी देख के रहना पड़ता है, उनकी भी सिक्योरिटी की उनको उनको ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दे आर लिविंग अ हनीमून लाइफ। हमारा कोई सोर्स नहीं है भाई, हमको कोई अरब शेख आके कोई देता नहीं है पैसे। ये जो अरब शेख जो आके देते हैं, ये मौलाना मौलवियों को देते हैं, और हो सकता है कि कुछ लिबरल्स को भी देते होंगे, तभी तो इतने बड़े मुसलमान बन के बैठे हैं। आज तो मैं बोल रहा हूँ ना, इनसे बड़े मुसलमान तो कोई नहीं है। लोग बोलते हैं मुसलमान मुसलमान है, मैं तो बोलता हूँ आज सबसे बड़े मुसलमान तो यहाँ के लिबरल है। और ये बड़ा कड़वा सच है, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। और जहाँ पे इस्लाम की बात है, पहले लिबरल आ जाते हैं बीच में बचाने के लिए। वो पता नहीं उनको, मैं तो बोलता हूँ भाई आप कलमा पढ़ लीजिए ना भाई, बस कलमा पढ़ लीजिए, बस उतना ही है। बाकी का नीचे खतना करना है वो देख लेंगे बाद में। जी। सचवाला जी और कोहराम जी, ये लिबरल वाली डिस्कशन हम जरूर करेंगे, मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा। लेकिन आपने ना बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली कोहराम जी, कि अगर मैं आज वहां जाकर एक बार वो कर दूं तो आपको फिर से वेलकम करेंगे, गले लगाएंगे और हर तरह से सिक्योरिटी वगैरह सब देंगे, तो जो कि बड़ा आसान काम है। तो ऐसा क्या है जो आपको इससे रोकता है, और क्यों फिर आप एक्स मुस्लिम हैं? सर ह्यूमैनिटी भी एक चीज होती है सर। कब तक हम हमारी ह्यूमैनिटी को तो दबा के रखेंगे? 15 साल 20 साल से मैं चुपचाप हूँ, 15 साल के ऊपर हो चुके हैं जो मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैं भी कोई लड़ने वाला झगड़ने वाला नहीं था, मैं भी चुपचाप काम पे जाता था, घर को वापस आता था। मैं तो किसी के ऑफिस में भी ना किसी से झगड़ता था, ना किसी को कुछ बोलता था। पर जब आपको सच पता चल जाता है ना सर, तो फिर वो एक बोलते हैं ना, एक इंसान का ज़मीर बोलते हैं, कॉन्शियस बोलते हैं, वो नहीं मानता इस चीज़ को। क्योंकि बड़ा आसान है, हमको भी लालच मिलती है भाई, अच्छी वाली लालच मिलती है। मैं तो सीधे बोलूंगा, मुझे तो अच्छी वाली लालच। अच्छा सिक्योरिटी भाई हो गए, अच्छी सिक्योरिटी भी मिलती है, सब कुछ मिल जाएगा आराम से। हो सकता है तो दूसरी शादी भी करा के देने को कम नहीं है। यहाँ तो ये इसकी भी व्यवस्था है, बोल रहा हूँ मैं तो बेशरम होके बोल रहा हूँ अभी, इसकी भी हम्म। व्यवस्था है। हम्म। मगर कहाँ पे कब तक हमारी ह्यूमैनिटी को हम खत्म करेंगे सर? हम ह्यूमैनिटी को नहीं खत्म कर सकते इस वक्त। हम जी। इसलिए हम सामने आके बोल रहे हैं, नहीं तो ये क्या हम्म। है, ये तो फिर भाई बड़ा आसान है, फिर तो वो क्रिमिनल्स भी करते हो। तो अगर मैं क्रिमिनल माइंड का होता तो अब तक चले भी जाता हो, मगर मेरे अंदर क्रिमिनल नहीं है, मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ, कम से कम बुरा होऊंगा हम्म। मगर क्रिमिनल तो नहीं हूँ। जी। सचवाला जी, सेम प्रश्न जी आपसे भी है। हाँ, यही बात है कि जो है मेरे लिए भी देखें कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे 5 भाई 5 बहन, मेरे बीवी बच्चे,
इन सब का ये कहना है कि जो है तुम आज भी पलट आओ, हम सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे कहता हूं कि ठीक है, खून के रिश्ते की बेस पर तो जो है मैं सीने से लग सकता हूं, लेकिन यानी ये जो आइडियोलॉजी है इसकी ये कितना खतरनाक है, ये कितना घिनौना है, मैं जान चुका हूं, पहचान चुका हूं। इसके जानने पहचानने के बाद अब मैं इसको दोबारा कबूल नहीं कर सकता। मैंने इसको बहुत खंगाला, मैंने उसको बहुत देखा, परखा, जांचा, बूझा, उसके बाद ही मैंने जो है सोच समझ के फैसला किया कि ये जो है इंसानियत के खिलाफ है। मैं इसको अब दोबारा जो है अपना नहीं सकता। मैं उनसे सीने से लगने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुझसे महज इस वजह से जो है मुझसे दूर हैं। वो बार-बार कहते हैं कि अगर तुम दोबारा जो है यानी जैसे कि जो है अरबों के मजहब को कबूल कर लो तो जो है हम तुमको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे साफ कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है, कुछ माल का झगड़ा नहीं है, पैसे का झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ इसी बात मैं जो है जो आदर्श हैं, जो उसूल हैं, उसूल की बुनियाद पर जो है मैंने इसको छोड़ा है। और फिर ये बात है कि ये देखें कि दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी रिलीजियन अगर उसका मानने वाला उसको छोड़ देता है तो उसके समाज वाले ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि हाँ भाई ये हमारे समाज का नहीं है, ये हमारे धर्म को नहीं मानता, इतना ही कहेंगे। लेकिन उसकी गर्दन उड़ाना, उसकी जो है जान लेने के दर पे कोई नहीं होगा। ये सिर्फ ये अकेला जो है अनोखा जो है ये रिलीजियन है पूरी जमीन पर कि जो है जो इंसान की जान लेना चाहता है। ये इतना खतरनाक है मैं बता नहीं सकता। ये सीधे साफ साफ कहता है कि जो कोई इस मजहब को ना माने इसकी गर्दन उड़ा देना है। अभी मेरा क्या कसूर कि मैं तो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मैं जानबूझ के तो नहीं पैदा हुआ, ठीक है। वहीं उसी घराने में पला बढ़ा। जब मेरी सोच जो है इस काबिल हुई कि जो है मैं इसको जांच सकूं, परख सकूं, तो उसके बाद मैंने जो है सोच समझ कर मैंने कहा कि भाई मैं इस चीज को कबूल नहीं कर, कंटिन्यू नहीं कर सकता। और मेरे जो है ये कहकर मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से जो है कोई मार पिटाई नहीं की है, लेकिन वो लोग जो है मेरी जान के पीछे पड़े हैं। यानी यूं समझिए कि मुझे इस तरह का खदशा, ऐसा जो है डर रहता है कि किसी वक्त भी वो मुझ पर हमला कर सकते हैं। ये देखें कि कितना खतरनाक मामला है। ये माफिया है, माफिया है। इसमें एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है, एग्जिट नहीं है। ये है असल बात। ये मैं और एक वाज़ेह तौर से बता दूं कि ह्यूमन इवोल्यूशन में एक निएंडरथल बन सकता है होमो सैपियन, पर एक होमो सैपियन निएंडरथल नहीं बन सकता। अगर आप एवोल्यूशन थियरी पढ़े हैं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, हम वो स्टेज पार कर चुके हैं। आज हम सवाल पूछते हैं। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि इसके बारे में मेरा अभी कॉग्निटिव डिसोनेंस है। मुझे पता नहीं इसके बारे में। मैं अभी इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। शायद मैं इतना इवॉल्व नहीं हुआ होऊंगा, शायद मैं अभी उतने लेवल पे गया नहीं होऊंगा, मगर कम से कम मैं एक क्या बोलते हैं, दरीचा बोलते हैं ना, खोल दिया हूँ मैं। आई ओपन द विंडोज। मैं विंडो तो कम से कम खोला हूँ, मैं बाहर देख तो रहा हूँ। मैं कम से कम वो तो हिम्मत हम कर चुके हैं, और यही करना बाकी है। ये करना बहुत जरूरी है। और जीवन सार्थक भी, इंसानियत तो तभी है ना, अगर आप अपनी बात ही नहीं कर सकते तो वो इंसानियत कहाँ हुई जब आप इवॉल्व ही नहीं कर रहे हैं तो। जी। अच्छा, अगला प्रश्न जो आप दोनों से ही पूछा है, मनोज कुमार हैं दर्शक, वो कह रहे हैं, डिड नॉट यू एवर फेल्ट द गिल्ट ऑफ लीविंग अल्लाह? हाउ कुड यू लीव द ऑलमाइटी अल्लाह हु गेव यू ऑल फ्रीडम फ्रॉम फूड चॉइस टू मल्टीपल वाइफ्स? व्हाई डू यू चीट अल्लाह? जी कोहराम जी। जी मैं आपके लिए रुका था सर। आप पहले आप जरा सचवाला जी, आप बड़े हैं तो आप कीजिए पहले। नहीं, ये बात है कि जिसे अल्लाह कहा जाता है, ये दरअसल इसको तराशा है अरबों ने। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये तो सिर्फ एक वहम है, ये तो एक जो है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसके जरिए से लोग दूसरों पर हुकूमत करें, दूसरों पर छा जाएं। ये असल में सिर्फ इसकी और कोई हकीकत, कोई रियलिटी नहीं है अल्लाह की। तो जब कोई शख्स इस बात को समझ जाता है तो जाहिर बात है उसके नजदीक जो है अल्लाह की कोई हकीकत नहीं रहती है, तो अल्लाह से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता।